वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस आर। इनमें स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशन समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कहते हैं 273 केल्विन, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर के हिसाब से जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर के हिसाब से स्टैंडर्ड कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों बराबर होते हैं। अगर बात करें प्रेशर के हिसाब से, तो प्रेशर के हिसाब से स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 एटमॉस्फेरिक या 14.7 psi, या बराबर होता है ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, या 760 टॉर के, या ये बराबर होता है 101,365 पास्कल के। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई। अब आते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस पूछ रहे हैं। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन 14.7 मिलीमीटर ऑफ Hg ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होना चाहिए था, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इनकरेक्ट है। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में 273 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। 273 में तो केल्विन होना चाहिए, 273 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तो एक करेक्ट कंडीशन है, लेकिन क्या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ये करेक्ट कंडीशन है? हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो हम क्या करेंगे, 760 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कूलिंग इज कॉज्ड बाय। जो कूलिंग होती है वो किस वजह से होती है? तो कूलिंग के बारे में हमें बताना है। कूलिंग होती है कंप्रेशन की वजह से। आपने विंडो एसी का नाम सुना होगा। विंडो एसी कंप्रेस कैसे करता है, या रेफ्रिजरेटर कंप्रेस कैसे करता है कि वो हॉट एयर को अपने अंदर सक करता है, और सक करने के बाद उसका कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस करके फिर वापसी थ्रो करता है। विंडो एसी में पहले हवा, गर्म हवा अंदर जाती है, फिर गर्म हवा कंप्रेस होकर ठंडी हवा में कन्वर्ट होती है और फिर बाहर आती है। तो कूलिंग इस तरह कंप्रेशन की वजह से होती है। तो हम गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो कूलिंग का इफेक्ट देती है। जैसे नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन गैस भी नॉर्मल गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन अगर उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाते हैं तो वो लिक्विड की शेप एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है जब नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, यहाँ यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई हो जाती है, वो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है। अगर लिक्विड नाइट्रोजन को किसी और चीज के ऊपर थ्रो किया जाएगा तो एकदम से कूलिंग का इफेक्ट आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ गैस। अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 पे बात करते हैं, तो एमसीक्यू नंबर 3 पे हमें कहा जा रहा है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक गैस का मास कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात की जाए तो वॉल्यूम बता रहे हैं कि उस वॉल्यूम की बात की जाए अगर गैस की, तो वॉल्यूम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली लिंक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये लॉ किसने पेश किया था? इस लॉ को पेश करने वाले शख्स का नाम था चार्ल्स। तो ये लॉ कहलाता है चार्ल्स लॉ। इस लॉ की बेसिक एप्लीकेशन ये है कि अगर आप गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने एक बलून को फुलाया
फुलाने के बाद आपने उसको किसी ठंडी जगह पे रख दिया तो वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम अल्टीमेटली गैस का कम हो जाएगा। ये चार्ल्स लॉ है। फोर्थ एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एमसीक्यू में पूछ रहे हैं नॉन वेटिंग लिक्विड फॉर्म्स। नॉन वेटिंग लिक्विड जैसे कि वो लिक्विड्स जो चिपकते नहीं हैं, जैसे कि मरकरी वगैरह, ये कौन सा मेनिस्कस बनाते हैं? तो आइए जरा देखते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक वेटिंग लिक्विड है, यानी कि ये चिपकता है। वाटर एक वेटिंग लिक्विड है। इसकी एडेसिव फोर्स, वाटर की एडेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में हो, यानी कि वो फोर्स जो कि ग्लास के दरमियान में और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, ऐसी फोर्स को कहा जाता है एडेसिव फोर्स। तो वाटर के अंदर एडेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। वाटर के अंदर एडेसिव फोर्स क्योंकि ज़्यादा होती है और इसकी कोहेसिव फोर्स कम होती है। कोहेसिव फोर्स कम होती है जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का मेनिस्कस कुछ ऐसे बनता है कि वाटर नीचे सारा आ गया यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको शो किया, लेकिन ऊपर से इसका मेनिस्कस जो होता है वो कॉनकेव होता है। ऊपर से इसका मेनिस्कस कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो टॉप के हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स वो वॉल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए मेनिस्कस कॉनकेव बनता है। लेकिन अगर हम बात करें मरकरी की तो मरकरी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। मरकरी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। इस नॉन वेटिंग लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में कोहेजन फोर्स ज़्यादा होती है और एडिशन फोर्स कम होती है, यानी मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्स ज़्यादा होती है और वॉल से इसकी अट्रैक्शन कम होती है। मरकरी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है, चिपकता नहीं है, तो इसका वॉल के साथ में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, इसीलिए वॉल के साथ में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से और अपनी कोहेजन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से मरकरी के मॉलिक्यूल्स का उभार थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और इसीलिए इसका मेनिस्कस जो बनता है वो होता है कॉन्वेक्स। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी यानी कि जो नॉन वेटिंग लिक्विड है इसका मेनिस्कस बनेगा कॉन्वेक्स, और वाटर का या हनी का या पेट्रोल का जो मेनिस्कस बनेगा वो बनेगा कॉनकेव। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो रेफर्स टू, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 केल्विन। अब 0 केल्विन लिखा है बेटा, 0 केल्विन का मतलब ये है, 0 केल्विन का मतलब ये है कि इसके अंदर आप 273 माइनस कर देंगे तो ये सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 केल्विन माइनस 273 इक्वल्स टू माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। एमसीक्यू नंबर 6 पर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा जा रहा है स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन जस्ट वाइब्रेट अबव देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड। मैटर की वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स की एक फिक्स शेप होती है और वो पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसी स्टेट को क्या कहा जाता है? तो इस स्टेट को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। 7 पर चलते हैं। 7 पर कहा जा रहा है द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड के सब्सटेंस को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड में से बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फेजेस एक सब्सटेंस के को एग्जिस्ट करते हैं, यानी दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। जरा चेक करते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यानी कि अभी सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ना ही तो कंप्लीटली सॉलिड होता है, ना ही कंप्लीटली लिक्विड होता है, जिसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। अगर बात करें फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, जो लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। कैसे कि लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, ना ही तो कंप्लीटली लिक्विड है और ना ही कंप्लीटली सॉलिड है, तो इनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जगह पे सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में इक्विलिब्रियम क्योंकि बरकरार है, इसीलिए दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। 8 पर चलते हैं। 8 पर कहा जा रहा है द टेम्परेचर एट विच
टू क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट, वो टेम्परेचर जहां पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक साथ पाई जाती हैं उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि अगर आपने रोम्बिक सल्फर का नाम सुना हो, रोम्बिक सल्फर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है सल्फर की, और एक सल्फर की टाइप है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये भी सल्फर की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है एट 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से यानी ऑलमोस्ट 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करेंगे तो रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर में, और अगर आप टेम्परेचर को 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर वापसी रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो टेम्परेचर है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर दोनों फॉर्म्स एक साथ पाई जाएंगी, ये दोनों फॉर्म्स जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में पाई जाएंगी तो ये टेम्परेचर कहलाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 9 पर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 पे कहा जा रहा है गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। गैसेस आइडियल बिहेवियर से कब डेविएट करती हैं? तो अगर गैसेस की बात की जाए, गैसेस के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होती, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कब नहीं होती? जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो। और ये ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। लो प्रेशर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर में क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ जाती है। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और इसीलिए उनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होती, जिसको आइडियल बिहेवियर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जो कि मौजूद है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ देम। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होगा? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे। जब लो टेम्परेचर और, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन डेवलप हो जाएगी। तो उस पॉइंट पर गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे या रिपेल होने लगेंगे, जो कि आइडियल बिहेवियर की खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। 10 पे आते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस कंपोनेंट इन द मिक्सचर। यानी कि टोटल प्रेशर एक मिक्सचर का कैसे निकाला जा सकता है कि उस मिक्सचर में मौजूद सारी गैसेस के प्रेशर को ऐड कर दिया जाए तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। 11 पर आते हैं। प्रेशर हैज मार्क्ड अफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ। प्रेशर का मार्क्ड अफेक्ट, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेबल यानी कि प्रेशर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सी स्टेट पर होता है? तो प्रेशर का सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सी स्टेट पर होता है? वो स्टेट है गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप हाई प्रेशर देंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे। हालांकि लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वहां पे कोई इतना खास अफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। 12 पर आते हैं। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equals to atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये नहीं होती कि कब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट की सही डेफिनेशन ये है कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पर विस्कोसिटी का कॉमन यूनिट है पॉइस, लेकिन अगर विस्कोसिटी का
SI यूनिट पूछ लेते हैं तो विस्कोसिटी का SI यूनिट हमारे पास हो जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। 14 पर आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या कहलाती है? तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है वो कहलाती है कोहेजन फोर्स, जबकि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है एडेशन फोर्स। 15 पर चलते हैं। 15 के अंदर कहा जा रहा है when did substance exist in different crystalline form the phenomenon is called। जब एक ही क्रिस्टल मतलब एक ही कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाएगा तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? तो इस फिनोमिना को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म में एक सब्सटेंस है लेकिन होता क्या है कि यही एक सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, डिफरेंट फॉर्म से पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 3 फॉर्म में पाया जाता है, कैल्साइट, लिग्नोसाइट और लाइम। तो लाइम स्टोन एक फॉर्म हो गई इसकी, और दूसरी फॉर्म हो गई कैल्साइट, और तीसरी फॉर्म हो गई लिग्नोसाइट। तो 3 अलग अलग फॉर्म में पाए जाने वाला जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर दो सब्सटेंस एक क्रिस्टल में पाए जाएंगे, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे, तो ये फिनोमिना कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। जैसे कि अगर बात करें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो देखें दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन आप इनका रेशो चेक कीजिए, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल। सिमिलरली मैग्नीशियम 1, कैल्शियम 1, मैग्नीशियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो हमारे पास दोनों का रेशो सेम है, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल। दोनों का क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है लेकिन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, तो ये वाला जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे कहा जा रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट एक्सर्ट any attraction on each other, this statement is true at। मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं लगा रहे हैं। ये स्टेटमेंट कब सही होता है? तो ये स्टेटमेंट सही होता है लो प्रेशर के ऊपर। लो प्रेशर पे गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होती। 17 पर आते हैं, 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। एक मोल पे गैस का जो वॉल्यूम होता है वो किस चीज के बराबर होता है? तो वो बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। 18 पर आते हैं। 18 पे कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ आर फॉर अ मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें आर की वैल्यू बतानी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो आर की वैल्यू होती है 0.0821, ये बात तो हमें पता है, आर की वैल्यू होती है 0.0821। लेकिन यहाँ पर तीनों वैल्यूज गिवन है, तीनों ऑप्शंस में वैल्यू सेम गिवन है 0.0821, लेकिन यूनिट्स डिफरेंट है। तो हमें आर की वैल्यू का यूनिट भी पता होना चाहिए। वो यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए में सिर्फ डेसीमीटर क्यूब गिवन है जो कि गलत है, और ऑप्शन बी में सिर्फ डेसीमीटर क्यूब अपॉन केल्विन गिवन है जो कि एक रॉन्ग ऑप्शन है। 19 पर आते हैं पास्कल। पास्कल किस चीज का यूनिट है? फिर हमें ये बताना है न्यूमेरिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पास्कल की अगर बात की जाए तो पास्कल बराबर होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के। पास्कल यूनिट है प्रेशर का, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स की बात की जाएगी तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो पास्कल बराबर हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या Nm-2। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे हमें क्या कहा जा रहा है? मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर 32 and 2 रिस्पेक्टिवली, हेंस देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी। उनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को हमें कंपेयर करके बताना है कि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन में क्या फर्क होगा।
तो आइए ज़रा चेक करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 इक्वल्स टू √M2/M1। अगर मैं बात करूं R1 की, तो हमारे पास R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ RH2, तो नीचे हो जाएगा RO2 इक्वल्स टू, देखिए 1 की जगह पे अगर हाइड्रोजन गैस ली गई है तो नीचे भी 1 की जगह पे हाइड्रोजन गैस ही आएगी। अगर 2 की जगह पे ऑक्सीजन गैस ली गई है तो ऊपर भी मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का ही आएगा। RH2/RO2 बराबर हो जाएगा √MO2/MH2 के। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, 16 टू द 32। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 1 2, 2 16 द 32। हमारे पास RH2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 16 का रूट निकालेंगे तो 4। ऑक्सीजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RH2 इक्वल्स टू RO2, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स फास्टर है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। 21 पर आते हैं। 21 के अंदर कहा जा रहा है द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन करस्पॉन्ड्स टू, वो 273 केल्विन को पूछ रहे हैं कि सेंटीग्रेड में ये किस चीज के बराबर होगा। तो 273 केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें -273 करना पड़ेगा। 273 केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें -273 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 273 -273 इक्वल्स टू 0। तो 273 -273 0 के बराबर और साथ में डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा सही ऑप्शन है। 22 पे आते हैं। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू, एक गिरता हुआ पानी का कतरा गोल होता है, क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि सरफेस टेंशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे, बॉटम के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचते हैं। जब नीचे की तरफ खींचते हैं तो हमारा सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप हो जाती है किसी भी फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर की। तो आइए जरा देखते हैं कैसे, कि हमारे पास पानी पहले इस तरह से होता है जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद ये स्फेरिकल होते होते नीचे आते आते ये गोल हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आते आते सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया किस वजह से रिड्यूस होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस होता है सरफेस टेंशन की वजह से, तो हमारा सरफेस टेंशन इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 23 पे। 23 पे कहा जा रहा है एक कंटेनर, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में वाटर वेपर्स हैं, यानी एक कंटेनर में 4 गैसेस शामिल हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 200 टॉर। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 टॉर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 760 टॉर, ये टोटल प्रेशर है मिक्सचर का। अब उस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 200, कार्बन डाइऑक्साइड का है 10, वाटर वेपर्स का है 8। हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है नाइट्रोजन का, तो कैसे मालूम करेंगे, टोटल प्रेशर में से हम सारे प्रेशर्स को माइनस कर देंगे। टोटल प्रेशर में से हम माइनस कर देंगे ऑक्सीजन गैस का प्रेशर, माइनस कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और माइनस कर देंगे वाटर वेपर्स का प्रेशर, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा नाइट्रोजन गैस का। टोटल प्रेशर है हमारे पास 760 माइनस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है 200 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 10 और वाटर वेपर्स का प्रेशर है 8। तो ये क्या हो जाएगा, 760 माइनस 200 हो जाएगा 7 में से अगर आप 200 निकाल लें तो ये हो जाएगा 500, 560 में से 10 चले जाएंगे तो बच जाएगा 550 और 550 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 542। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का हो जाएगा 542 टॉर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। कहा जा रहा है कि हीलियम गैस डिफ्यूज होती है ट्वाइस एज फास्ट एज एन अदर गैस बी इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ हीलियम इज 4, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज। आपसे कहा जा रहा है कि अगर हीलियम गैस 2 गुना तेजी से डिफ्यूज हो रही है एक गैस बी के मुकाबले में और हीलियम गैस की डेंसिटी है 4, तो हमें बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट बी का क्या होगा। तो आइए जरा चेक करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा
R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 भी रख सकते हैं और M2 अपॉन M1 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर M2 अपॉन M1 से चल रहा हूँ। अब R1 की जगह पे चलते हैं, तो R1 की जगह पे मैंने लिखा हीलियम और R2 की जगह पे लिखा मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B। अगर 1 की जगह पे B लिख रहा हूँ तो यहाँ पे M1 की जगह पे भी He आ जाएगा और M2 की जगह पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। अब हमें RHE की जगह पे यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम गैस का ट्वाइस फास्टर देन है गैस B के मुकाबले में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि RHE बराबर हो जाएगा 2RB के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, RHE की जगह पे 2RB लिख दिया, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B का डबल डिवाइडेड बाय RB इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B हमें मालूम करना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ HE की जगह पे आ जाएगा 4। तो RB से RB कैंसिल हो गया, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, तो ये जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इक्वल्स टू 4 4 जा 16 हमारा सही आंसर है। तो 16 AMU ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ पे कहा जा रहा है एक क्लोज्ड रूम है जिसके अंदर वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब, यानी एक बड़ा सा कमरा है जिसका टोटल वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब। एक परफ्यूम की बोतल को ओपन किया गया और द होल रूम डेवलप अरोमा, यानी पूरी खुशबू पूरे रूम में फैल गई, सारी खुशबू पूरे रूम में फैल गई। तो ये किस वजह से है, ये फिनोमेना है डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि परफ्यूम की बोतल को अगर खोला जाएगा तो स्प्रे परफ्यूम का जो स्प्रे होगा वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसी तरह से जैसे कि मकसद ऐप पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले जा रही है और आप लोग ई-कैट और एमडी-कैट की तैयारी को मकसद ऐप से पक्का कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, मकसद ऐप का कोर्स बाय कीजिए और अपनी एमडी-कैट की और ई-कैट की तैयारी को पक्का कीजिए।